स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य को इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं। हेल्थ। स्वास्थ्य के बारे में अपन ये परिभाषित करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं अथवा स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, तो परिभाषित अगर किया जाए तो अपन ये कहेंगे कि सामाजिक सामाजिक माने पब्लिसिटी, सामाजिक और भौतिक रूप से, भौतिक माने पर्यावरणीय रूप से कहें, सामाजिक माने समाज के रूप से कहें, या फिर शारीरिक रूप से कहें, शरीर की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से तथा भौतिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को, विकृत माने होता है डिफॉल्ट, और विहीन बोल दिया तो माने कोई गड़बड़ नहीं है। विकृति का अर्थ होता है दोष। विकृति का अर्थ क्या होता है? विकृति बराबर दोष, और जहाँ विकृति या दोष ना हो तो उसे कहते हैं विकृति विहीन। तो अपन ये स्वास्थ्य की परिभाषा स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक, भौतिक तथा शारीरिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को माने दोष रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, और उसकी यह दशा स्वास्थ्य कहलाती है या एक अच्छा स्वास्थ्य कहलाती है। मान लीजिए कि घर में भी कोई प्रेशर ना हो, वायुमंडलीय कारकों के द्वारा भी कोई प्रेशर ना हो, और शरीर की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कोई दोष उत्पन्न ना हुआ हो, तो दोष रहित व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, और उसकी यह दशा एक अच्छा स्वास्थ्य या स्वास्थ्य कहलाती है। तो कुल मिला के अपन ये परिभाषित करते हैं, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में अपन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक, भौतिक तथा शारीरिक रूप से विकृति विहीन या दोष रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, जबकि उसकी यह दशा स्वास्थ्य कहलाती है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। बैलेंस डाइट क्या होता है? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट को हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक संतुलित आहार व्यक्ति को करना चाहिए। समय के बाद माने सूर्य अस्त हो जाने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा कम खाना चाहिए। भोजन हमेशा एक रोटी कम खाना चाहिए, और जो हम बात करते हैं तेलीय पदार्थ जो होते हैं, तैलीय पदार्थ माने तेल में सिके हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कम करो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं करने चाहिए। कुल मिला के संतुलित आहार से तात्पर्य है, संतुलित आहार के बारे में अपन ये परिभाषा देंगे। ऐसा आहार, आहार माने भोजन, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार के लिए व्यक्ति को सलाह दी जाती है। वैसे नाम अगर ले दिया जाए, बताया जाए अगर तो भोजन के सभी नियमों का पालन सभी जानवर करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भोजन माने आहार के नियमों का पालन नहीं करता हो, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसे विचित्र प्राणी कहेंगे। विचित्र प्राणी है ये, आहार के नियमों का कोई पालन नहीं करता है। आहार के नियमों का पालन ये होता है कि भोजन जब मुख गुहा में प्रवेश कराया जाता है, मुंह में जब भोजन आता है तो दांतों के द्वारा उसको अच्छी तरह से चबाया जाता है। और लगभग यहाँ पे भोजन को लगभग 32 से 43 बार चबाना चाहिए, जबकि व्यक्ति गड़गड़ गड़गड़ जल्दी जल्दी खा लेता है। कुल मिला के कहना ये है, मनुष्य विचित्र प्राणी है, ये आहार के नियमों का कोई पालन नहीं करता है। यहाँ पे भोजन जैसे ही मुख गुहा के द्वारा चबाया जाता है और यहाँ से भोजन आमाशय में जाता है। अब जो भोजन तुमने अच्छी तरह से चबाया ही नहीं, वह आमाशय में जाएगा तो पेट में दर्द करेगा,
इस प्रकार से मनुष्य को गैस की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे गैस की समस्याएं होती हों सिवाय मनुष्य के। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे गैस बनती। क्यों बनती है? क्योंकि ये आहार के नियमों का कोई पालन नहीं करता है। यहाँ से भोजन आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस निकलता है। पाचन तंत्र जब पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने समझाया था कि जब आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं तो जब भोजन आमाशय में आता है तो जठर ग्रंथियों के द्वारा उससे जठर रस निकलता है तो भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। आमाशय में भोजन का अवशोषण होता है। तो ये तो बात पाचन तंत्र की थी। अपन संतुलित आहार के बारे में बता रहे थे, भोजन के नियमों के बारे में बता रहे थे। क्या होते हैं आहार के नियम? कोई भी जीव आप ले लीजिए, भोजन करते समय पानी पीना गलत बताया गया है। भोजनान्ते विषंबारी, भोजन के अंत में या भोजन करते समय पानी पीना जहर बताया गया है। बारी माने जहर। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भोजन करते करते पानी पीता है। देखो, निवाला अटक गया है वो बात अलग है, लेकिन बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, जहर होता है। और अंत में भी केवल एक ही गिलास जल लेना चाहिए, उसमें से हाथ भी धोना चाहिए और पीना भी चाहिए। उसके आधे घंटे बाद, कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद पानी पीना अनिवार्य है ताकि भोजन पच जाए। अन्यथा की स्थिति में आप पहले से ही एक लोटा पी लेते हैं तो बाद में शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य में होती हैं, क्योंकि मनुष्य आहार के नियमों का कोई पालन नहीं करता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, भैंस को ले लो, गाय को ले लो, किसी भी जीव को ले लो, जब भैंस या सानी खाती है तब पानी नहीं पीती, जब पानी पीती है तब सानी नहीं खाती। कोई भी पक्षी हो, एक बार में एक ही दाना उठाता है, उसको खाएगा अच्छी तरह से, उसको खाने के बाद ही दूसरा उठाएगा। मनुष्य ऐसा है कि इकट्ठे उठा लेता है और नहीं खबरे तब भी खाने का प्रयास करता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो खाना खाते समय पानी पीता हो। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो खाना खाता रहता है और पानी भी पीता रहता है। तो कुल मिला के मनुष्य के अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बीमारी बीमारी क्या है इसके बारे में अभी वर्णन करेंगे। मनुष्य के अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये बीमारियों का जिम्मेदार मनुष्य खुद है और कोई जीव बीमार नहीं पड़ता है। मौसम की वजह से पड़ जाए वो बात अलग है, उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो बहुत सारी डिसीजेस को कंसिस्ट करता है। बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर व्याप्त रहती हैं। क्यों रहती हैं? इसका जिम्मेदार मनुष्य खुद है। ये किसी भी नियम का पालन नहीं करता। ये तो हमने बात कर दी भोजन के बारे में कि आहार के नियमों का। ये मनुष्य ऐसा प्राणी है, ये किसी भी नियम का, किसी के भी रूल्स का पालन नहीं करता है। रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने का पालन नहीं करते, उल्टे सीधे चल रहे हैं, चलना है, लेफ्ट साइड में चलते हैं, राइट साइड में, बीच में चलते हैं, वाहनों को देखते ही नहीं है। फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है तो दोष देते हैं कि गाड़ी वाला ठोक गया। गलती दोनों की होती है। हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी वाले की ही गलती है, कुल मिला के गलती दोनों की होती है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अत्यंत गलतियां करता है। ऐसा और भी जीव हैं, लेकिन गलतियां मनुष्य की सर्वाधिक है। मनुष्य अत्यंत विचित्र प्राणी है। तो अपन ये वर्णन करते हैं कि बीमारी क्या है। स्वास्थ्य के बारे में डिफाइन करने के बाद, व्हाट इज हेल्थ, ये परिभाषित करने के बाद अपन ये जानकारी देते हैं कि बीमारी क्या है। बीमारी किसी भी जीव के शरीर की एक ऐसी दशा है जिसमें उसका शरीर या तो सामाजिक रूप से या भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से विकृति युक्त हो जाता है, उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। विकृति का अर्थ अभी हमने बताया था दोष। तो बीमारी की परिभाषा देने के लिए अपन ये कहेंगे सामाजिक रूप से या भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से व्यक्ति के अंदर जब कोई दोष उत्पन्न हो जाता है या विकृति उत्पन्न हो जाती है तो यह बीमारी कहलाती है और ऐसे व्यक्ति को बीमार व्यक्ति कहा जाता है। उसकी यह दशा बीमारी कहलाती है। तमाम बीमारियां चल पड़ी हैं
और ये बीमारियां मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती हैं, इनका जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। किसी भी नियम का पालन नहीं करता। व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए, व्यक्ति आज 4 घंटे ही सो रहा है, मोबाइल में लगे हैं, फालतू की चीजें देख रहे हैं। ये सब नुकसानदायक है, जिस कारण से दोष उत्पन्न होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। कुल मिला के मनुष्य का जीवन अब इस प्रकार से बन गया है कि हॉस्पिटल से ही शुरू होता है, हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाता है। पैदा होते हैं हॉस्पिटल में और फिर अंत में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ ऐसे खान पान, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिन कारण से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और अंत में हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद वहीं पे प्राणांत कर देते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। कुल मिला के जीवन जो है वो बोतल पे शुरू होता है और बोतल पे ही खत्म होता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो निपिल से दूध पीता है, माने वो भी बोतल है। उसके बाद जब छोटा ही रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है तो पेप्सी वगैरह की बोतल चढ़ पड़ती हैं। पानी की बोतल, पेप्सी की बोतल, दूध की बोतल, तमाम बोतलें हैं। फिर उसके बाद और बड़ा होता है तो बियर, विस्की, रम, शराब की बोतल चल पड़ती है। फिर उसके बाद और बड़ा होता है तो फिर डॉक्टर की बोतल चलने लगती है, जो बोतल चढ़ाई जाती है। ग्लूकोज की बोतल चलने लगती है, ब्लड की बोतल चलने लगती है। कुल मिला के जीवन मनुष्य का कुछ इस प्रकार से बन गया है कि ये बोतल से शुरू होता है और बोतल पे ही खत्म हो जाता है। इसका अंत बोतल से ही होता है। तो अपन बीमारियों के बारे में इतना बता चुके हैं कि सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से विकृति युक्त व्यक्ति को या दोष युक्त व्यक्ति को बीमार व्यक्ति कहा जाता है और उसकी यह दशा बीमारी कहलाती है। अब अपन ये बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य के बारे में अपन ये बताएंगे। जनन स्वास्थ्य WHO के अनुसार, WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO के अनुसार या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है प्रजनन के सभी पहलू। प्रजनन या जनन कहें, प्रजनन के सभी पहलू, पहलू माने चरण, अर्थात एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात एक संपूर्ण स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ यही होता है। WHO के अनुसार या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर पूछा जाए कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है तो अपन यही कहेंगे कि प्रजनन के सभी पहलू या फिर एक संपूर्ण स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य केवल यही है कि प्रजनन के बारे में लोगों को किस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो। अपन प्रजनन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है कि पृथ्वी पर अनेक जीवधारी पाए जाते हैं जिनके अंदर अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता या गुण पाया जाता है, जिसे जनन या प्रजनन कहते हैं। और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन अत्यंत आवश्यक है। प्रजनन कोशिकाओं को या प्रजनन करने वाली कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है। ओटी में पूछ लेते हैं कि अमर कोशिकाएं क्या होती हैं। अमर कोशिकाएं क्या होती हैं? तो अमर कोशिकाओं के बारे में ये बताया जाएगा कि जो कोशिकाएं जनन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं या प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, उन कोशिकाओं को अमर कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर कोशिकाएं। क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि ये कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखती हैं। अथवा अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रजनन जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है, जिस कारण से कोई भी जीवधारी पृथ्वी पर अपने समान संतान पैदा कर देता है और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। पृथ्वी पर जीवन की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में या प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अपन समझ चुके हैं। अब इसका महत्व देखते हैं
कि जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य का महत्व निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला अपन ये कहेंगे, इसके द्वारा प्रजनन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जनन स्वास्थ्य के द्वारा प्रजनन या जनन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से प्रजनन होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा अपन ये कहेंगे, कुछ लैंगिक समस्याएं हैं, लैंगिक समस्याएं या फिर कहें यौन रोग। यौन रोग माने वे रोग जो संभोग के समय या प्रजनन के समय जननांगों के द्वारा फैलते हैं, उन्हें यौन रोग या लैंगिक समस्याएं कहते हैं। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में अगर अपन जान लेते हैं तो जनन स्वास्थ्य के द्वारा इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। यौन रोगों को पता लगाया जा सकता है और उनको सुधारा भी जा सकता है। अगला अपन ये भी कहेंगे कि परिवार नियोजन के बारे में जानकारी मिलती है। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन का अर्थ होता है परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। कुल मिला के बच्चों की संख्या या फिर संतान की संख्या या फिर ये कहें कि परिवार में जो सदस्य बढ़ जाते हैं उनको सीमित बनाए रखना परिवार नियोजन कहलाता है। ये होगा कैसे? कम बच्चे पैदा करके, हम दो हमारे दो, ये नारा बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा और ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, खर्चा भी कम होगा, पढ़ाई लिखाई भी आसानी से करवा सकते हैं बच्चों की। तो कुल मिला के छोटा परिवार रहता है तो सुखी परिवार रहता है। बाकी बड़ा परिवार जब होता है तो लोगों में समस्याएं बनी रहती हैं। एक यदि कमा के लाता है और सब बैठ के खाते हैं तो समस्याएं ही बनी रहती हैं। और बड़े परिवार में हमेशा ये भी समस्या रहती है कि एक ही औरत को खाना बनाना पड़ता है पूरे परिवार के लिए, तो वो बेचारी परेशान हो जाती है और विद्रोह पर उतर आती है, फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है। कुल मिला के कहना ये है कि घर में यदि बड़ा परिवार है तो रोज रोज लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इसलिए छोटा परिवार रहता है तो सुखी रहता है, लड़ाई झगड़े कम रहते। अगला अपन ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के द्वारा जो जनन है, प्रजनन की परिपक्वता जो है वो उत्पन्न हो जाती है, प्रजनन की परिपक्वता आ जाती है। या फिर ये कहें कि प्रजनन की परिपक्वता के बारे में जानकारी मिलती है। तो जनन स्वास्थ्य का महत्व, इम्पोर्टेंसी ऑफ जनन स्वास्थ्य के बारे में तो अपन ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। किस प्रकार से समझाया जा सकता है? निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला अपन ये कहेंगे कि इसके द्वारा जनन या प्रजनन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा यौन रोगों से या लैंगिक समस्याओं से बचा जा सकता है और उन्हें गर्भ में ही सुधारा भी जा सकता है। अगला अपन ये कहेंगे कि इसके द्वारा परिवार नियोजन के बारे में जानकारी मिलती है। परिवार छोटा बना रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है, खुशहाली बनी रहती है। इसके द्वारा परिपक्वता माने प्रजनन की परिपक्वता में वृद्धि होती है, लोग प्रजनन के बारे में जानते हैं। तो ये जनन स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं कहें या जनन स्वास्थ्य का महत्व कहें तो ये इसको अपन क्लियर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं। मतलब जनन स्वास्थ्य की समस्याएं अगर हो भी सकती हैं तो क्या होती हैं? तो जनन स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में अपन ये कहेंगे कि ये निम्नलिखित हैं। समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला अपन ये कहेंगे टैबू। टैबू धार्मिक परंपराओं से संबंधित है और अधिकांशतः भारत में ही ऐसा देखा जाता है। वैसे कुछ और भी देश हैं
जो धार्मिक मान्यताओं वाले हैं, तो कुछ देशों में ये माना जाता है कि प्रजनन के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं कराते। ये समझते हैं कि ये बहुत ही गंदा गंदा काम है, ये सब नहीं होना चाहिए, और धार्मिक मान्यताओं के आधार से जुड़े रहते हैं। ऐसा मानते हैं कि बच्चे पैदा करना भगवान की देन है, और इस आधार पर वे लोग कई सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिस कारण से परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है और परिवार में दुख पीड़ा सताती रहती है, लड़ाई झगड़े इत्यादि वगैरह होते रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपन ये कहेंगे, लोग ये मानते हैं कि बच्चे पैदा करना ऊपर वाले की देन है और इसे रोका भी नहीं जा सकता। तो इतना मानते हैं वो लोग, और मानने के आधार पर कई सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिस कारण से उनके परिवार में बहुत ज़्यादा लोगों की वृद्धि हो जाती है और परिवार में दुख पीड़ा क्लेश इत्यादि सताते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा इत्यादि होते रहते हैं। अगला अपन ये कहेंगे, कम उम्र में विवाह। कम उम्र में विवाह असल में जो सरकार है, सरकार के द्वारा विवाह की जो उम्र है वो लड़कियों की 18 वर्ष बताई गई है और लड़कों की 21 वर्ष बताई गई है। क्योंकि लड़कियों में यौन लक्षण जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, लड़कों में कुछ ज़्यादा कुछ देर में उत्पन्न होते हैं। प्यूबर्टी की जो एज है वो लड़कियों में ज़्यादा है। तो कुल मिला के सरकार के द्वारा जो शादी की जो एज है, विवाह की जो उम्र है वो 18 से 21 साल है, और कुछ लोग इससे कम उम्र में ही विवाह कर देते हैं। तो क्या होता है, कम उम्र में विवाह करने से क्या होता है, कोई बच्चा यौवनारंभ में अभी पहुंचा नहीं है, यौवन की अवस्था में अभी कोई लड़का पहुंच नहीं पाया है, उसको प्रजनन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के घर पे बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रजनन के बारे में जानकारी भी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा नहीं है, परिवार चलाना नहीं आता, बच्चे हो गए हैं, बच्चों जैसा व्यवहार खुद का है। कुल मिला के बच्चों के लिए कुछ लेने गए और खुद ही खा लिया। बच्चा यदि शोर मचाता है तो उसको पीट देते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि बाप या माँ होने का फर्ज क्या होता है, बच्चे को समझाना चाहिए, वहाँ वो पिटाई लगा देते हैं। तो कुल मिला के कम उम्र में विवाह होना भी जनन स्वास्थ्य की एक समस्या है। क्या है? समस्या है। बच्चे के लिए कुछ खाने को ले आए और खुद खाने लगे, तो ये बच्चों जैसे माता पिता हैं। कुल मिला के कहना ये है कि जनन स्वास्थ्य की समस्याओं में ये कम उम्र में विवाह होना भी अत्यंत खतरनाक बताया गया है। अगला अपन ये कहेंगे, माता और शिशु की मृत्यु दर में, माता तथा शिशु की मृत्यु दर कम उम्र में यदि विवाह हो जाए तो प्रजनन के बारे में जानकारी तो होती ही नहीं है। तो जनन स्वास्थ्य की समस्याओं में अपन ये कहेंगे कि माता और शिशु में मृत्यु दर भी हो जाती है अगर जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ना हो और कम उम्र में विवाह हो जाए, तो माता और शिशु दोनों के मरने की दरें बढ़ जाती हैं। क्योंकि कम उम्र में विवाह होता है तो महिला के अंदर यौन लक्षण उत्पन्न नहीं हो पाते सही से, और वो लोग प्रेगनेंसी के लिए कार्य करते हैं। तो कुल मिला के कहना ये है कि कम उम्र की महिला यदि गर्भधारण करेगी तो माँ को या शिशु को मरने का खतरा रहता है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि दोनों को ही मरने का खतरा रहता है। तो ये समस्याएं जो जनन स्वास्थ्य की हैं। अगला अपन ये भी कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में, कि भविष्य के बारे में ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में यदि जानकारी ना हो तो जनन स्वास्थ्य से समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है कि कम उम्र में विवाह यदि हो जाता है तो घर में सुख शांति नहीं रहती है, क्लेश रहता है। चूँकि परिपक्वता अभी आई नहीं है, मैच्योरिटी अभी आई नहीं है, प्यूबर्टी की जो एज है वो अभी आ रही है, किशोरावस्था की उम्र में तो बच्चे ज़्यादा चिड़ैलू रहते हैं। तो कुल मिला के उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाता है।
और यहाँ पे एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है और विवाह जीवन जो वैवाहिक जीवन है उसमें क्लेश उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग तलाक भी ले लेते हैं, तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये जनन स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। अगला अपन ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में या जनन स्वास्थ्य के संबंध में हर व्यक्ति को क्या क्या कार्यनीतियां अपनानी चाहिए। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में या जनन स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार को निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनानी चाहिए। पहला अपन ये कहेंगे कि विवाह की आयु बढ़ानी चाहिए। विवाह जो है वो सही उम्र में करना चाहिए, जैसा कि सरकार ने किया है, बाल विवाह को रोक लगाई है, ये बिल्कुल सही है। अगर बाल विवाह पर रोक लगा दी जाए और सही उम्र पे, माने लड़कियों का विवाह जो है वो 18 वर्ष पे और लड़कों का 21 वर्ष पे, अगर यही सब हुआ जाए तो अपन जनन स्वास्थ्य से संबंधित ये कहेंगे कि घर परिवार में कलेश नहीं आता है और बच्चों जैसे माता पिता में कोई समस्या नहीं आती है। बच्चों का पालन पोषण भी आसानी से हो जाता है और परिवार भी सुखी बना रहता है। अगला अपन ये कहेंगे कि समाचार पत्रों में छपवाकर जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देनी चाहिए। प्रजनन के बारे में जानकारियां देनी चाहिए, यौन रोगों के बारे में जानकारियां देनी चाहिए, ताकि लोग समझें और सीखें और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से बचें। शारीरिक संबंध केवल एक या दो से ही बनाना चाहिए, अन्यथा अनेक लोगों से शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। इससे यौन रोग उत्पन्न हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। अगला अपन ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में यदि कार्यनीतियां अपनानी चाहिए तो पहला तो अपन ने ये कहा विवाह की आयु बढ़ाकर जनन स्वास्थ्य के संबंध में अपन को कार्य करना चाहिए। अगला समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार और प्रसार करना चाहिए। अगला अपन ये भी कह सकते हैं कि विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यौन शिक्षा क्या है? यौन शिक्षा मतलब यौवनारंभ की अवस्था, किशोरावस्था के बारे में, यौवनारंभ की अवस्था में या यौवन की अवस्था के बारे में विद्यालयों में बहुत अधिक बढ़ावा देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा अनिवार्य है? यदि हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? तो विद्यालयों में यौन शिक्षा अत्यंत अनिवार्य है। इसको जानने के बाद व्यक्ति प्रजनन की परिपक्वता में निपुण हो जाता है, फिर उसको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या नहीं आती है। तो अपन ये कहेंगे जनन स्वास्थ्य से संबंधित निम्न कार्यनीतियां भारत सरकार को अपनानी चाहिए। पहला, बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। सही विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष करनी चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन में कोई कलेश ना आए। दूसरा, अपन ये कहेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से यौन रोगों के बारे में जानकारी फैलानी चाहिए और एक दूसरे से शारीरिक संबंध न बनाने की सलाह देनी चाहिए। अगला ये भी कहेंगे विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में समझें और समझने के बाद उनमें परिपक्वता आ जाए। जनन स्वास्थ्य के बारे में जो व्यक्ति समझ लेता है फिर वो अंधकारमय जीवन नहीं जीता है, धर्मांधता में नहीं जाता है कि बच्चे पैदा करना ईश्वर की देन है। ये ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर की देन है, लेकिन आप चाहो तो इसे रोका भी जा सकता है। इस प्रकार से लोग अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे और अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो देश में जनसंख्या कम होगी और जनसंख्या कम होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही रहेगी, वरना आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट उत्पन्न हो सकती है। अगला अपन ये कहेंगे कि परिवार नियोजन के बारे में जानकारियां देनी चाहिए। परिवार नियोजन जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया था, परिवार में लोगों की संख्या या सदस्यों की संख्या को सीमित बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। तो आज के लिए अपना यही टॉपिक रहेगा कि जनन स्वास्थ्य क्या है। पहले अपन समझे थे स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में समझने के बाद अपन ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक, भौतिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य कहते हैं। माने सामाजिक, भौतिक तथा शारीरिक रूप से जो दोष रहित व्यक्ति होता है उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं और उसकी यह दशा स्वास्थ्य कहलाती है, एक अच्छा स्वास्थ्य कहलाती है। फिर बीमारी क्या है? बीमारी के बारे में अपन ने ये बताया था कि सामाजिक रूप से या भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है शरीर में तो उसे बीमारी कहते हैं। अगला अपन जनन स्वास्थ्य पे आए थे, तो जनन स्वास्थ्य में अपन ने बताया था विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है प्रजनन के बारे में जानकारी उत्पन्न करना या प्रजनन के सभी पहलू अर्थात एक संपूर्ण स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इसके महत्व पढ़े थे, इसकी समस्याएं पढ़ी थी और फिर अपन ने इसके संबंध में क्या कार्यनीतियां अपनानी चाहिए वो पढ़े थे। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही है। यार विजय पचौरी सर अमेजिंग है। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।